नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनी उत्तराखंड। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवभूमि में भूमि प्रबंधन और भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। सीएम धामी ने आगे लिखा कि इसी के साथ प्रदेशवासियों की जन भावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारण प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार जमीन मिल पाएगी। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिश पर रोकथाम लग सकेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नैनीताल में नाबालिग पीड़िता के साथ हुई घटना पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां देने और अफवाह फैलाने वालों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में मंगलेश डंगवाल द्वारा रचित श्री गणेश मंगलाचरण का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने मंगल गीत को उत्तराखंड की सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाला बताया। वहीं प्रयास राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के साथ विश्व मंच पर राज्य की पहचान बनाने का भी माध्यम बनते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार नगर निगम सराय क्षेत्र में भूमि खरीद घोटाले में दोषी पाए गए कर्मियों के खिलाफ शासन ने सख्त कार्रवाई की है। गंभीर अनियमितता के आरोप में अपर सचिव शहरी विकास गौरव के आदेश पर प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल समेत 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच सचिव रणवीर सिंह चौहान को सौंपी है। वहीं उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। सभी कलाकार बंधु, सभी पूरी टीम, अनेक स्थानों से टीम आई है, पूरा मित्र मंडल, हमारे मीडिया के सभी बंधु, सभी मीडिया के हमारे मित्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उत्सुक घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से।
वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा के पावन अवसर पर इंदौर से उत्तराखंड पधारी बुजुर्ग महिला समेत अन्य श्रद्धालुओं से मुलाकात की। धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम, सुरक्षित एवं भक्तिपूर्ण बनाने के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने अधिकारियों को धरातल पर उतार कर स्वयं व्यवस्थाओं के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। हमारा प्रयास है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की यात्रा खुशहाल बने। वहीं केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे। वहीं कपाट खुलते ही हर तरफ बाबा के जयकारे गूंज उठा। आपको बता दें कि केदारनाथ में मौसम लगातार बदल रहा है। शाम को बारिश के साथ ही मौसम बदल गया। इस बीच केदारनाथ में बारिश से ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की गई है और साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है। बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उत्सुक घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। निमित्त सभी काम किए गए हैं और आज यात्रा प्रारंभ हो गई है। बाबा के द्वार खुल गए हैं तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो। बाबा उन पर कृपा करें। पहली पूजा मोदी जी के नाम पे की गई और जिस तरीके की आपने कहा देश में स्थिति है उसको लेकर के, देखिए, बाबा के, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा के अनन्य भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2013 की आपदा के बाद ये पूरा क्षेत्र, पूरा बाबा का परिसर तहस नहस हो गया था। यहाँ का नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है और हर बार हमारा प्रयास रहता है कि बाबा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूजा हो और बाबा उनको शक्ति दे कि जो भी परिस्थितियां हों वो उन सब परिस्थितियों में बाबा के आशीर्वाद से सफल होंगे, देशवासियों के आशीर्वाद से सफल होंगे। सर आज बेहद महत्वपूर्ण अहम दिन है। आपने पहली पूजा की है, प्रधानमंत्री के नाम से पूजा की, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छा दिन है और हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा के अनन्य भक्त हैं तो उनके नाम से यहाँ पर हर बार पहली पूजा होती है। इस बार भी पूजा की है कि बाबा उनको शक्ति देंगे कि वो देश का नेतृत्व लंबे समय तक करेंगे और भगवान उनको स्वस्थ रखेंगे। हर प्रकार से जो भी चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों में उनको सफलता मिलेगी। केदारनाथ धाम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। क्राउड मैनेजमेंट को भी लेकर आप लोग काफी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? किस तरह क्राउड? ये हमारा प्रयास है कि ये यात्रा अब में आने वाले श्रद्धालु, बाबा के भक्त, उनकी यात्रा आसान हो, उनकी यात्रा सरल हो और यहाँ पर नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम प्रधानमंत्री जी के 2014 में जब से उन्होंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तभी से शुरू हुआ। पहले ये परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था 2013 की आपदा के बाद। नवनिर्माण यहाँ हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, अनेक प्रकार के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस नवनिर्माण और पुनर्निर्माण को कार्य करने के लिए हमारा प्रयास है। पहलगांव को लेकर भी आपने यहाँ पे अपनी बात रखी, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि एक्शन लिया जाएगा, कड़ा एक्शन? नहीं, निश्चित रूप से हमारे देश की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उचित समय पर उचित निर्णय जरूर लेंगे। सीसीएस ने कई बड़े फैसले लिए सर, पहलगांव को लेकर क्या हो गया? नहीं, जो भी फैसले लिए हैं वो सब जो देश के हित में लिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि अगली जनगणना में जातीय आधार पर
भी लोगों की गिनती की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इसे इंडिया ब्लॉक और राहुल गांधी की जीत बताया। ये जीत के रूप में देख रही हूँ मैं, इंडिया ब्लॉक की जीत के रूप में, माननीय राहुल गांधी जी की जीत के रूप में, कांग्रेस पार्टी की जीत के रूप में और सामाजिक और न्याय की और संविधान की जीत के रूप में देख रही हूँ। क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति या उसकी धुरी होता है सामाजिक न्याय। यदि समाज में ही खाई बन जाएगी, जो पार्टी ना जाए, तो फिर उस समाज का विकास संभव नहीं है। ऐसे में यदि आपको देश में नीतियां बनानी है, यदि आपको संसाधनों का अलॉटमेंट करना है, तो आप इसी बिना पर कर सकते हैं जब आपको पता हो कि किस समाज की या किस पंथ, किस वर्ग, किस समुदाय की कितनी भागीदारी है, कितनी आबादी है। उसी तरह से आप उसका प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी तय करेंगे। तो पिछले 1.5 वर्ष से लगातार संविधान की किताब हाथ में लेकर राहुल गांधी जी केंद्र सरकार को ललकार रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो आपको करानी पड़ेगी, चाहे रोकर कराइए, चाहे हंसकर कराइए। ये नीड ऑफ द आवर है। ये हमारे जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश के लिए बहुत लाजमी हो जाता है कि आप जातिगत जनगणना कराएं। और कल इस पर मुहर लगा दी गई है और कहीं ना कहीं इसको मैं एक जीत के रूप में देखती हूँ। और जिन लोगों ने 2011 की अभी तक जनगणना को प्रकाशित नहीं किया, जिन्होंने 2021 में होने वाली जनगणना को कोरोना काल की आड़ लेकर नहीं होने दिया, आज वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अब हमारी मांग है कि इसको टाइमलाइन, टाइम बाउंड ये होना चाहिए। जैसे हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हश्र देखा कि कोई तारीख नहीं बता पा रहा है कब से, किस तारीख से लागू होगा, उस तरह का हश्र हम जातिगत जनगणना के साथ नहीं होने देना चाहते। वैसे ही बहुत देर कर दी है मोदी सरकार ने इसका फैसला लेने में, और अब जो है वही देश में आज एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा के लिए 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के तमाम सदस्य और संगठन के सभी पदाधिकारी भी इस 1 दिवसीय परिचर्चा के भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश भर में आम जनमानस के विचारों को संकलित कर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ICIR सभागार हाथी बड़कला में एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। स्वर्णिम देवभूमि फाउंडेशन इसके आयोजक है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर रहेंगे और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। और उसमें पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसी सैकड़ों की संख्या में लोग कल सेमिनार में रहेंगे। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वन नेशन वन इलेक्शन का संकल्प लिया है कि इसको देश में लागू करेंगे। वही गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने 70 लाख के मंदिर का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि श्री हरिश्चंद्र गुरुचंद मंदिर में प्रतिवर्ष महाबरौनी में महोत्सव में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। श्री हरिचंद मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। इस दौरान अरविंद पांडे ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिनेशपुर की जनता बहुत जागरूक है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ और पर जनता द्वारा कहे हुए कार्य को पत्थर की लकीर के समान कार्य करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज श्री हरिश्चंद्र गुरुचंद मंदिर के लिए 70 लाख की लागत से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास किया गया। दिनेशपुर क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, हर तरह से प्रगति करना चाहती है और कई वर्षों तक नेता तो बनते आए लेकिन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ का विकास नहीं हो पाया। यहाँ की जनता जब से मुझे विधायक चुना है हमेशा मुझे अपना बेटा समझ के, भाई समझ के, आवश्यकता अनुसार मुझे आदेश देती है, तो उस आदेश के क्रम में हम उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में आज नट मंदिर की मांग थी हरिचांद गुरुचांद मंदिर में, जिसकी हमने मांग अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी से हमने की और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन भावनाओं के अनुरूप आज नट मंदिर कह सकते हैं, इसको हम बंग भवन भी कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से नट मंदिर
इसकी स्थापना के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा में इसको शामिल किया और लगभग 70 करोड़ रुपए की सौगात हमको दिया है, जो भवन आज सैंक्शन हो गया, जिसका शिलान्यास होने जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कड़ी में 70 लाख रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति हुई है, इसमें 40% पैसा डिपार्टमेंट को आ गया है। लगभग 40 लाख रुपया आज विधिवत कार्य प्रारंभ इसका किया जाएगा। मैं क्षेत्रवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हरि बोल, जय श्री श्री गोपाल महाराज की जय। आज जो दितोड़ा कांदे धाम है, श्री श्री हरिसाद गुरुसाद धर्म मंदिर, दिनेशपुर, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। जब से मंदिर यहाँ पे बाबा जी ने शुरू किया, तब से जितना भी हमारा मंत्री विधायक सब ने जो सहयोग किया, बहुत ज़्यादा सहयोग किया। पूरा भारतवर्ष से भक्तगण आके पूछते हैं तो उनसे बताते हैं कि यहाँ पे सारे जो मंत्री है, विधायक है, पार्षद है, चेयरमैन है, सब ने मंदिर के लिए कुछ न कुछ किया। आज हमारा जो विधायक जी अरविंद पांडे, इन्होंने हमारा जो वर्तमान में जो हमारा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इस भक्तों के लिए, नाट मंदिर के लिए जो 70 लाख रुपए अनुदान किया। बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समाज के लिए हमारा मुख्यमंत्री, जैसे पूरा भारतवर्ष में हर मुख्यमंत्री का नाम सब टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रचार होता है। हमारा पुष्कर सिंह धामी जी बाराणी उत्सव से पहले हम गए थे मिलने के लिए, काफ़ी समय दिया हमारे लिए एवं आने के लिए आमंत्रण किया था, तो उन्होंने आ नहीं पाए, फिर भी हमारे पास चिट्ठी भेजा कि महाराज जी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आगे के लिए हम आएंगे। तो इस मंदिर में हमारा सारे मुख्यमंत्री, जितना भी मुख्यमंत्री आए हैं 5 साल के लिए, सबने मंदिर के प्रति सबको जितना भी मंदिर है, गुरुद्वारा, ये बालाजी मंदिर, सत्संग मंदिर, गोविंद मंदिर, हरि मंदिर, काली मंदिर, हर मंदिर के लिए कुछ न कुछ किया। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा विधायक जी जो काम किया, सभी भक्तों को लेके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे काम करते रहें। वही बारिश का मौसम आते ही देहरादून पे उसका असर देखने को मिला है जल भराव के रूप में, जिसको लेकर दून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि निश्चित जल भराव एक बड़ी समस्या है और उसको देखते हुए इलाकों को चिन्हित कर उनके लिए योजनाएं तैयार कर ली गई। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी नगर निगम योजनाएं तैयार की जा रही ताकि गंभीर इलाकों में कम से कम जल भराव हो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी काम किया जा सके। सर मेन समस्या आती है ड्रेनेज सिस्टम की। जगह जगह जल भराव हो जाता है, बरसात जैसे ही आती है, तो उसको आगे ठीक करने के लिए क्या व्यवस्थाएं? देहरादून के अंदर जल भराव ना हो, तो इसके लिए हमने समस्त अपने 100 वार्डों के पार्षदों से उनसे मांगा है कि कहाँ कहाँ पे जल भराव की स्थिति उनके यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो उन सब ने लिख के दिया है और हम सब वो अपने पास उनको इकट्ठा भी कर रहे हैं, उनका मौका मुआयना भी करवा रहे हैं और कहाँ पर किस प्रकार से उस समस्या से निजात पाई जा सकती है, तो उस दिशा में भी हम लोग सोच रहे हैं। वहाँ पे हमारी टीम जा रही है, देख रही है, कहीं पे पाइप डालना है या कहीं पे नाली बनानी है या कहीं पे किसी प्रकार अन्य प्रकार की कोई अगर आवश्यकता होती तो उस प्रकार का कार्य करने की योजना बन रही है। इसके अलावा जैसे कुछ बड़ी जगह हैं वहाँ पर जहाँ पर बड़ी धनराशि इसमें लगने वाली है, तो उसके लिए भी हम जगह चिन्हित कर रहे हैं। और वहीं देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल नगर निगम की स्वच्छता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सौरभ थपलियाल ने नगर निगम परिसर में पार्षदों के बैठने हेतु एक कमरे का उद्घाटन किया, जहां इस कमरे से पार्षद काफी उत्साहित नजर आए। तो वही मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि पार्षदों के बैठने हेतु नगर निगम में बहुत पहले से ही एक कमरे की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वह कैमरा सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। दोबारा उसे कमरे को सुंदर बनाकर पार्षदों को बैठने हेतु एक व्यवस्था की गई।
नगर निगम में 100 पार्षद हैं जो चुन के आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको बैठने के लिए एक उपयुक्त स्थान, क्योंकि उनको समस्याओं के लिए निरंतर यहाँ पर आना पड़ता है। कई तरह की कागजी कार्रवाइयाँ यहाँ पे रहती हैं निगम में, तो उनके लिए उनको आना पड़ता है। तो एक कक्ष का उनका वो पहले से उनको आवंटित था किसी समय पे, और बीच में कुछ समय के लिए हट गया था, तो उसको दोबारा से उनको आवंटित किया है। तो कोई नई व्यवस्था नहीं है, पुरानी ही व्यवस्था है। और समस्त पार्षदगण वहाँ पे रहेंगे, उनका बैठने का, वहाँ पे ऑफिस में उनके कुछ कागजी कार्रवाई वगैरह होनी है, तो वो सब चीजें वहाँ पे बैठ के काम पे कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।